मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन अथवा भूमि, जल और पशुधन के बारे में। कहा है कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास पर उसके प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक साधनों में भूमि की मात्रा व किस्म का कृषिगत उत्पादन से सीधा संबंध होता है। मिट्टी की किस्म, जलवायु और वर्षा से फसलों की किस्में निर्धारित होती हैं। भूमि का उपयोग कृषिगत उत्पादन, वनों की उपज, चरागाहों के माध्यम से पशुधन के विकास, बंजर भूमि की मात्रा आदि को प्रभावित करता है। जल साधन सतही जल व भूजल राज्य के आर्थिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था, उद्योगों के लिए जल की उपलब्धि, जल विद्युत का विकास, पेयजल की आपूर्ति आदि राज्य में जल की पर्याप्त उपलब्धि पर ही निर्भर करते हैं। राज्य की खनिज संपदा औद्योगिक विकास की दिशा व दशा को निर्धारित करती है, जिसका दूरगामी प्रभाव राज्य में रोजगार, आमदनी व निर्यात की प्रगति आदि पर पड़ता है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि प्राकृतिक साधनों की मात्रा व गुणवत्ता राज्य में आर्थिक विकास की दर को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन करके वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है, लेकिन उनका विदोहन करते समय पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देना होगा, अन्यथा भावी पीढ़ी के लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। प्राकृतिक साधनों का उचित सदुपयोग करके व उनका समुचित विकास करके निर्धनता व बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अतः आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का केंद्रीय स्थान होता है। अब हम बात करें राजस्थान में भूमि उपयोग के बारे में। इस संबंध में बतलाया जाएगा कि राज्य में रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है और वर्तमान में उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। 2015-16 की सूचना के अनुसार राजस्थान में रिपोर्टिंग क्षेत्र लगभग 3,42,67,000 हेक्टेयर था। शुद्ध कृषि क्षेत्र इसका 52.6% था। शुद्ध कृषि क्षेत्र एक फसल के आधार पर जोया बोया क्षेत्र होता है। इसी वर्ष बंजर व कृषि के अयोग्य भू क्षेत्र लगभग 7% था और गैर कृषि उपयोगों में लगा क्षेत्र लगभग 5.7% था। 2015-16 में कुल कृषित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 73% था, जबकि पिछले वर्ष यह 70.7% रहा था। इस प्रकार 2015-16 में सकल कृषित क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। ध्यान देने की बात है कि राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की मात्रा काफ़ी अधिक है। यह कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 12.7% है। अब हम बात कर रहे हैं जल संसाधन की। भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जल साधनों का सबसे ज़्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य में जल साधनों की कमी का अनुमान इस टेबल से लगाया जा सकता है, जहां भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का अंश 10.4%, कृषित क्षेत्र में राजस्थान का अंश 13.9%, 2011 की जनसंख्या में राजस्थान का अंश 5.7%, सतही जल सरफेस वाटर की उपलब्धि में राजस्थान का भारत के कुल सतही जल में अंश मात्र 1.16%, भूजल मात्र 1.7% और पशुधन 11.3%। इस प्रकार सतही जल साधनों में राजस्थान का लगभग 1.1% अंश है, जो अन्य सूचकों की तुलना में
काफ़ी नीचा है। वैसे जल साधनों में सतही जल साधन व भूजल साधन दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ सतही जल साधन को ही लिया गया है। भूजल का अनुपात 1.7% आंका गया है। सतही जल साधन। राजस्थान में कुल सतह जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट MAF की है। इसलिए राज्य को जल के लिए अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके तहत राज्य को निम्न प्रकार से 14.51 MAF जल आवंटित किया गया है, जिनमें गंग नहर, भाखड़ा नहर और नर्मदा, रावी व्यास, यमुना का जल, माही जल, चंबल, कोटा बैराज और कुल 14.50 मिलियन एकड़ फीट। अंतर्राज्यीय नदी। सिंचित प्रदेशों में से राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा रावी व्यास से 8.60 MAF आवंटित है। इसमें से 7.59 MAF का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के माध्यम से किया जाता है। शेष 1.02 MAF का इस्तेमाल गंग व भाखड़ा नहर प्रणालियों में सिद्धमुख नोहर व पूरक गंग नहर के माध्यम से किया जाता है। भूजल। भूजल की उपलब्धि राज्य की जल विज्ञान संबंधी दशाओं के कारण काफ़ी परिवर्तनशील व असमान रहती है, लेकिन अधिकांश भागों में भूजल की किस्म घटिया किस्म की पाई जाती है। राज्य के जल संसाधनों पर पैनल ने भूजल साधनों के निम्नांकित अनुमान पेश किए हैं और यहाँ हम देखते हैं कि राज्य में भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश काम में लिया जा रहा है, लेकिन इसमें प्रादेशिक अंतर बहुत ज़्यादा पाया गया। 2011 से भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 243 खंडों में ज़्यादा विदोहन 100% से अधिक वाले भूखंडों की संख्या 172, क्रिटिकल 90% से 100% विदोहन वालों की 24, सेमी क्रिटिकल 70% से 90% तक विदोहन करने वालों की 20, सुरक्षित 70% से कम विदोहन वालों की 25 तथा 2 पूर्णतया खारे पानी की थी। इसका आशय ये है कि ज़्यादातर ब्लॉकों में पानी की सतह बहुत नीचे चली गई। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही वर्षों में भूगर्भीय जल खत्म हो जाएगा अथवा इतना लवणीय या अशुद्ध हो जाएगा कि पीने व सिंचाई के काम नहीं आ सकेगा। इस संबंध में नागौर व जयपुर जिले की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक बतलाई गई है। इसके विपरीत पत्रिका की 29 मई 1997 की सूचना के अनुसार बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके में भूजल के बढ़ते उपयोग से वहां के किसान इसबगोल, जीरा व सरसों जैसी फसलें बोने लगे हैं और गेहूं, बाजरा, जौ, मूंग, मोठ व उनकी दूसरी प्राथमिकता बन गए हैं। धोरीमन्ना क्षेत्र से ही मारवाड़ की गंगा लूणी नदी बाड़मेर जिले से जालोर जिले की सांचौर तहसील में प्रवेश कर नेहड़ इलाके से गुजरती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। धोरीमन्ना इलाके में पानी की उपलब्ध की जानकारी वहाँ के किसानों को तो पहले ही थी, लेकिन पहले सामंती शासन के कारण वहाँ भूजल स्रोतों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकारों ने इस क्षेत्र के भूजल स्रोतों के विकास की कोई सुदृढ़ योजना प्रारंभ नहीं की। उम्मीद है कि भविष्य में हालात सुधरेंगे। जुलाई 1997 की सूचना के अनुसार नागौर व चूरू जिलों के लाडनू व सुजानगढ़ समेत विभिन्न स्थानों के भूगर्भीय जल स्तर व इसकी गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से फेरबदल हो रहा है। लाडनू की धरती में खूब पानी निकलने लगा है। इससे उस क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है और कृषिगत विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं, जिनका नियोजित ढंग से उपयोग व विकास किया जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पशुधन की।
राजस्थान के लिए पशु संपदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग मरुस्थलीय प्रदेश है, जहां जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। 2003 में इससे राज्य की कुल आय का 10% अंश प्राप्त हुआ था। राजस्थान में देश के पशुधन का 11% तथा भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है। राज्य में देश के दूध उत्पादन का 9.16% तथा ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होता है। राज्य में प्रति 5 वर्ष में एक बार पशु संगणना होती है। पशुओं की संख्या पर सूखे व अकाल का विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऊपर टेबल जो दी गई है, इसमें 2012 की पशु संगणना में पशुओं की संख्या बढ़कर लगभग 5.77 करोड़ हो गई थी। जैसे कि पहले ही बताया गया था कि राज्य में समस्त भारत की भेड़ों की संख्या का लगभग 25% अंश पाया जाता है। भेड़ पालन में लगभग 2 लाख परिवार संलग्न हैं और लगभग इतने ही परिवार ऊन प्रोसेसिंग की क्रियाओं में संलग्न हैं। प्रति वर्ष लगभग 170 लाख किलोग्राम ऊन उत्पन्न किया जाता है और 30 लाख से अधिक भेड़ बकरियां मांस के लिए प्रयुक्त होती हैं। राजस्थान में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पाई जाती हैं। नागौरी बैल माल ढोने में बहुत चुस्त पाए जाते हैं। ये प्रति वर्ष हजारों की संख्या में राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं। राज्य सरकार ने राठी, थारपारकर व नागौरी नस्लों वाले क्षेत्रों में चुने हुए ढंग पर पशुओं के प्रजनन की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओं को चुना जाता है। कांकरेज या सांचोरी, गिर, हरियाणा व मालवी नस्लों के लिए चुने हुए ढंग पर तथा क्रॉस ब्रीडिंग दोनों विधियों के आधार पर पशुओं की नस्ल के विकास का काम किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में सुधरी नस्ल के उत्तम पशुओं का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह पशुओं की नस्ल सुधार व उत्पादकता बढ़ाने में मदद देता है। देश में ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अंश अकेले राजस्थान में उत्पन्न होता है। राजस्थान में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती हैं। चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा तथा सोनाड़ी। इनमें प्रथम 3 बीकानेर की मशहूर प्रमुख नस्लें हैं। जोधपुर की मारवाड़ी नस्ल मशहूर है। चोकला भेड़ से वस्त्रों की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल की ऊन दोनों में काम आता है। भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में मारवाड़ी, जैसलमेरी व मगरा भेड़ों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग सिस्टम में स्कीम में लिया गया है। इसके लिए उसी नस्ल के चुने हुए उत्तम मेंढे प्रयुक्त किए जाते हैं। नाली, चोकड़ा, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों का विकास क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है, जिससे भेड़ों की नस्ल में गुणात्मक सुधार करने के लिए किसी उत्तम किस्म की दूसरी नस्ल का ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। राजस्थान में कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन पशुपालन ही माना गया है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। राज्य के निवासियों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन के विकास पर ज़्यादा बल देना उचित होगा। पानी, चारा आदि के विस्तार से पशु संपत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। अकाल व सूखा पड़ जाने से पिछले वर्षों में कई बार राजस्थान से पशुओं को अन्यत्र भेजना पड़ा और पशुधन को काफ़ी क्षति पहुंची। लेकिन अब अन्य राज्यों में भी कठिनाई होने के कारण वहां पशुओं को भेजना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य में पानी व चारे की सुविधाएं बढ़ाकर अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में भेड़ पालन व अन्य पशुओं का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में पशु आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं हैं, जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध व दुग्ध निर्मित पदार्थ, मांस का उद्योग,
चमड़े का उद्योग व हड्डी का उद्योग आदि। यदि पशुधन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए तो राजस्थान तो सरकार और जनता दोनों की आय में वृद्धि होगी। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में संलग्न है। वर्तमान में राज्य में 21 दुग्ध संघों की प्रतिदिन की दूध संग्रह की क्षमता 20.35 लाख लीटर हो गई है। राज्य में पशुपालन व डेयरी विकास के संबंध में नीति व राजकीय प्रयासों के अंतर्गत राज्य में बीकानेर में 13 मई 2020 को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज स्थापित की गई। पूर्व में पशु चिकित्सा संबंधी संस्थाएं बीकानेर व उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालयों के तहत कार्य करती थी। राज्य में पशुपालन व डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई। पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधियां अपनाई गई हैं। कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है और पशुओं में बीमारी की रोकथाम का इंतजाम किया गया है। इसके लिए पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं। इस प्रकार पशुओं की नस्ल सुधारने, पशु चिकित्सा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पशु नस्ल सुधार के लिए गोपाल योजना काफ़ी उपयोगी रही है। राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों के 12 जिलों की 40 चुनी हुई पंचायत समितियों में 586 गोपाल कार्यरत रहे हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें परबतसर व पीपलू गांव के पशु मेले उल्लेखनीय हैं। बस्सी में पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। यहाँ विशेषतः जर्सी गायों का प्रजनन होता है। गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाने के लिए कामधेनु नाम की एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इसका लाभ कृषि विकास केंद्र व स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलता है। आगे चलकर चयनित निजी पशुपालकों को भी इस योजना में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। थैंक यू।